नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मूल विधि का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को डिटेल से और साथ ही साथ इसकी धाराओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 यह भारत में दहेज को लेना या दहेज को देना या इनके लेन देन में सहयोग करने को प्रतिबंधित करता है, जिसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसका अन्य नाम क्या है? दहेज अधिनियम। राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति मिली 20 मई 1961 को और इसको लागू किया गया 1 जुलाई 1961 से। और उस समय पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। तो अभी वर्तमान में कहाँ लागू है? संपूर्ण भारत में लागू है। इसमें अगर कुल धाराओं की बात करें तो इसमें कुल 10 धाराएं हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है दहेज लेन देन को रोकना। तो आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से संबंधित ये फैक्ट याद रखने हैं। अब हम लोग एक एक करके इसकी जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा 1 की। तो जैसे कि आपको पता है कि सभी अधिनियम की तरह धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना वर्णित है और धारा 2 में परिभाषा का वर्णन किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार धारा 1 में यहाँ पर संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होने का वर्णन है और धारा 2 में सभी परिभाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इनको ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी अधिनियम में सेम रहते हैं। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसका विस्तार कहाँ पर है? तो जब लागू हुआ था स्टार्टिंग में तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में यह लागू हुआ था, इसका विस्तार था। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर में भी यानी संपूर्ण भारत में लागू है। और लागू होने की तिथि क्या है? तो यह उस तिथि से लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है। धारा 2 में मैंने आपको बता ही दिया कि परिभाषाओं का उल्लेख होते हैं। तो इसमें दहेज की परिभाषा की बात कही गई है। विवाह के समय दुल्हन के परिवार द्वारा वर यानी दूल्हे को और उसके परिवार को दिए जाने वाला धन संपत्ति या मूल्यवान वस्तुएं जो हैं उनकी परिभाषाओं का भी वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं धारा 3 की, जिसमें दहेज लेना और दहेज देना दोनों को, यानी जो दहेज लेने वाले हैं और दहेज देने वाले हैं उनके लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। इसमें सजा क्या होगी? तो 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना इसमें 15,000 रुपये है। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि इसमें किसी परंपरा द्वारा दी जाने वाली भेंट जो है वो सम्मिलित नहीं की जाती है। मतलब अगर किसी परंपरा द्वारा दी जाने वाली भेंट है तो उसको दहेज में शामिल नहीं किया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दहेज लेना और दहेज देना। तो दहेज को याद करने के लिए यहाँ पर दही शब्द कर लेते हैं। और दही का संबंध किससे है? भगवान कृष्ण से। आपने देखा होगा वो बहुत ही नटखट थे और दही बहुत खाते थे, मक्खन बहुत खाते थे, तो चोरी करते थे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? दहेज लेना और दहेज देना। तो आपने अगर कृष्ण लीला देखी हो तो आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण जो थे वो गोपियाँ जब दही लेकर जाती थी मटके से तो ट्री के ऊपर चढ़े रहते थे और दही लेकर गोपियों का अपने दोस्तों को दे देते थे। तो दही लेते थे और दे देते थे ट्री के ऊपर से, ट्री यानी 3। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 3 में दहेज लेना और दहेज देने वाले के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। ठीक है। इसके बाद अगला है धारा 4। इसके अंतर्गत वर पक्ष अथवा वधु पक्ष के किसी व्यक्ति यानी माता पिता या फिर रिश्तेदार द्वारा दहेज की मांग करने पर दंड का प्रावधान रखा गया है। तो इसमें सजा क्या रखी गई है? तो न्यूनतम 6 माह से 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है दहेज की मांग, है ना? दहेज की मांग करने पर दंड का प्रावधान। तो ऐसा मानिए कि कृष्ण भगवान पहले गोपियों से दही मांगा करते थे और जब मांगने पर नहीं मिलता था तो चोरी कर लेते थे। ऐसा ही होता था ना, पहले वो बड़े प्यार से मांगते थे और मांगने पर उनको नहीं मिलता था तो बाद में वो ट्री के ऊपर चोरी कर लेते थे।
तो चोरी कर लेते थे कब? जब दही मांगने से नहीं मिलता था। तो दही और मांगना, तो दहेज मांगना, तो आपको पता है दहेज मांगना जो है ये दंड है, तो दंड का प्रावधान किया गया है। तो एक वर्णन किसमें है? धारा 4 में, क्योंकि दही मांगते थे तो नहीं मिलता था तो चोरी कर लेते थे। चोरी मतलब 4, चोरी करना, चोरी से आपको 4 शब्द याद आ जाएगा। फिर अगला है धारा 4 का, जिसमें विवाह के संदर्भ में अपनी संपत्ति या आर्थिक संपत्ति का विज्ञापन करने पर दंड का प्रावधान रखा गया है, जो कि 6 माह से 5 वर्ष तक का और 15,000 जुर्माना है। नेक्स्ट है धारा 5, जिसमें दहेज लेन देन के लिए कोई व्यक्ति कोई समझौता करता है तो वह कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा, यह धारा 5 में कहा गया है। तो यहाँ पर समझौता करने की बात हो रही है, और आपको पता है समझौता मतलब एग्रीमेंट की बात हो रही है। और जब भी कोई एग्रीमेंट होता है, मान लीजिए किसी भी चीज़ से संबंधित हो, तो एग्रीमेंट में कम से कम 5 लोगों के सिग्नेचर होते हैं, जिसको पंचनामा बोला जाता है। तो कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसमें 5 जो गवाह होते हैं उनके भी सिग्नेचर होते हैं। तो 5 से आपको याद हो जाएगा धारा 5। तो कोई भी समझौता हो रहा है तो 5 लोगों के सिग्नेचर चाहिए। तो धारा 5 में किस चीज़ का वर्णन है? दहेज लेन देन के लिए कोई व्यक्ति कोई समझौता करता है तो वह कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा, यह बात धारा 5 में कही गई है। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 6, जिसमें दहेज हस्तांतरण से संबंधित नियम की बात कही गई है। तो हस्तांतरण करना मतलब अपने हाथों से छोड़ देना, दूसरे को दे देना। तो एक व्यक्ति जो है दहेज लिया है, अगर उसको छोड़ देगा, दूसरे के हाथ में रख देगा, तो हस्तांतरण कहलाएगा। तो छोड़ना मतलब 6 हो जाएगा, अर्थात धारा 6। तो धारा 6 में हस्तांतरण से संबंधित क्या नियम है? दहेज हस्तांतरण से संबंधित, तो यदि दहेज विवाह के पहले प्राप्त हुआ है तो उसे विवाह की तारीख से 3 माह के भीतर महिला को हस्तांतरित करें। यदि दहेज विवाह के समय या बाद में प्राप्त हुआ है तो उसे विवाह की तारीख से 3 माह के भीतर हस्तांतरित करें। मतलब विवाह हो गया है तो उसके 3 माह आगे तक पहले उसको हस्तांतरित कर दे। तीसरा क्या है? तो दहेज सीधे महिला को दें, यदि महिला की मृत्यु हो जाए तो उसके वारिस को दें। और चौथा जो नियम है वो यह कहता है कि यदि किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से या किसी भिन्न कारण से हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दहेज से संबंधित संपत्ति संतान को अंतरित की जाएगी, तथा संतान न होने की स्थिति में उसके परिवार यानी महिला के परिवार अर्थात माता पिता को स्थानांतरित की जाएगी। और इसमें सजा का क्या प्रावधान है? तो यदि समय काल के अंदर दहेज स्थानांतरित नहीं किया जाता है तो न्यूनतम 5 माह से 2 वर्ष की जेल और जुर्माना 5 से 10,000 रुपये तक का है। ठीक है। तो धारा 6 के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अगला है धारा 7, जिसमें अपराधों के संज्ञान से संबंधित बात कही गई है। यानी इस धारा में दर्ज अपराधों को संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट उन पर मुकदमा चलाए तथा मामले की सुनवाई करे, यह धारा 7 में कहा गया है। तो अपराधों का संज्ञान, संज्ञान में आपको शब्द मिल जाएगा संग। संग यानी साथ, संग चलना मतलब साथ चलना, साथ से साथ हो जाएगा यानी धारा 7। तो याद रखिएगा कि धारा 7 किससे संबंधित है? तो अपराधों के संज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है धारा 8, जिसमें संज्ञेय अपराध यानी बिना वारंट गिरफ्तार करके जांच शुरू करना, उसके अलावा जमानती अपराध और गैर समन योग्य अपराधों जिसमें पीड़ित व्यक्ति जो है वो आरोपी से अदालत के बाहर समझौता नहीं कर सकती को गंभीरता से लिया जाए तथा न्यायिक कटघरे में लाया जाए, यह धारा 8 में कहा गया है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर कटघरा लिखा हुआ है शब्द, कटघरा, कठ अठ, कठ अठ दोनों मैच करते हैं ना, तो 8 हो जाएगा कटघरा से, कटघरा अठघरा। ठीक है, 8 घर, तो धारा 8। नेक्स्ट है धारा 8 का, जिसमें आरोपी को साबित करना होता है कि उसने दहेज लेने या देने का अपराध नहीं किया है। तो ना लेने का अपराध किया है ना देने का अपराध किया है, यहाँ पर दोनों बार का शब्द लिखा हुआ है। तो अगर यह जो है आरोपी व्यक्ति साबित नहीं कर पाता है कि उसने लेने का या देने का अपराध नहीं किया है दहेज को, तो उसको क्या होगा? सजा मिलेगी, हथकड़ी पहनना पड़ेगा। तो हथकड़ी में आपको 8 कड़ी यानी 8 शब्द मिल जाएगा, और ना दहेज लेने का और ना दहेज देने का अपराध उसने नहीं किया है ये साबित करना पड़ेगा। तो का से आपको 8 का याद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगली धारा है धारा 9। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के संबंध में नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है, किंतु इसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना होगा। तो ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिंपल सा आप इसको याद रखिएगा।
और धारा 10 जो है ये यह कहती है कि इसके अंतर्गत राज्य सरकार अधिनियमों के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के संबंध में नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है, किंतु इसे यथाशीघ्र विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। जैसे केंद्र सरकार संसद के समक्ष रखेगी उसको यथाशीघ्र, वैसे ही राज्य सरकार विधानमंडल के समक्ष रखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, मेरे द्वारा अपलोड की गई किसी भी वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।